इसमें कोई शक नहीं था कि मुझे इसी किस्म की पनाहगाह की ज़रूरत थी, इसलिए कि बाहर मेरे लिए सवाए मौत के और कुछ नहीं था। मैं न सिर्फ एक गैर मुल्की जासूस था, बल्कि कुछ देर पहले मैंने इंडियन फौज के 4 जवानों को स्टेन गन से भून डाला भी था। ये कोई मामूली जुर्म नहीं था, लेकिन इस बंद शाह नशीन की 3 दीवारें ईंटों की बनी हुई थी। एक दीवार जिसके साथ मेरा तख्त लगा था लकड़ी के बस्तों को जोड़कर बनाई गई थी। इस दीवार की दूसरी जानिब से हारमोनियम और नाच के बोल की धीमी आवाज़ बराबर आ रही थी। फिर ये आवाज़ भी बंद हो गई। अब किसी वक्त किसी औरत या मर्द के किसी को लाने की आवाज़ आ जाती। मैं गाँव तकिए पर सर रख कर लेट गया। कुछ देर के बाद आम के अचार की बू का मैं आदी हो गया था। रात को साथ वाले कमरे में से नाच गाने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं और साथ ही तमाशबीनों के वाह वाह और आशिकाना दाद के गुजराती जुमले भी घुंघरुओं की झनकार और तपले की थाप में बुलंद हो रहे थे। मैंने लकड़ी की दीवार के एक बस्ते से कान लगा दिए, फिर कोई ऐसी शय जुरी तलाश करने लगा जिसमें से मैं भी नाच गाना देख सकूं। जुरी तो ना मिली, मगर टटोलने से लकड़ी का तख्ता एक जगह से खिसक गया। मैंने ज़रा जोर लगाया तो तख्ते का चोखटा एक तरफ थोड़ा सा हट गया। क्या देखता हूँ कि चांदनी बिछी है, गाँव तकिए लगे हैं, तमाशबीन बैठे झूम रहे हैं और 16 सिंगार की एक लड़की रक्स करते हुए गाने पर नृत्य भाव कर रही है। नायिका लक्ष्मी बाई गाँव तकिए से टेक लगाए बैठी तमाशबीनों के उछाले हुए नोट उठा उठा कर पान दान में डाले जा रही थी। लकड़ी की जिस दीवार में से मैं झांक रहा था वो थोड़े से सिमटे हुए पर्दे के अकब में थी और मैं किसी को नजर नहीं आ सकता था। एहतियात के तौर पर मैंने चोखटे को ज्यादा नहीं खिसकाया था और शाह नशीन की बत्ती भी बुझा दी थी। रात गए तक ये महफिल रक्स सरूर जारी रही। फिर मैं भी चोखटे को बंद करके सो गया। दूसरा दिन भी गुजर गया। लक्ष्मी बाई सुबह दोपहर शाम खुद मेरे लिए चाय और खाना लेकर आती थी। वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी, हाँ या ना, सिर्फ इशारों में कहती। मुझे वहाँ खुद साख्ता कैद में पड़े चौथी रात थी। कोठी की बैठक में हस्बे मामूल नाच गाना हो रहा था। मैं लकड़ी के बस्ते को एक तरफ जरा सा खिसकाए मुजरे से लुत्फ अंदोज हो रहा था। आज कोई बड़ी मालदार असामी आई हुई थी। ये एक मोटी तोंद वाला कोई अयाश जागीर पटेल था। इसके खुशामदी भी इसके पास बैठे बढ़ चढ़ कर दाद दे रहे थे। लक्ष्मी बाई इस मोटी तोंद वाले गुजराती जागीर की बेहद दिलजोई कर रही थी। बार बार इसे पान लगा कर देती और दोनों हाथों से बलाएं लेती। लड़की भी रक्स करते हुए आज कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही थी और पटेल नोट पर नोट लुटाए जा रहा था। नोटों की गड्डी उसने अपने पहलू में रखी हुई थी। इतने में दरवाजा जोर से धड़धड़ाया। जागीरदार के माथे पर बल पड़ गया। लक्ष्मी बाई ने नापसंदीदगी से दरवाजे की तरफ देखा, फिर अपने नौकर नमा गुंडे को इशारा किया। उसने दरवाजा खोलकर बड़ी धून से कहा, कौन है बे? जानते नहीं पटेल साहब आए हुए हैं। आज आम लोगों के लिए गाना नहीं होगा। दरवाजा धड़ाक से खोलकर एक ऊंचा लंबा घुटी हुई गर्दन वाला आदमी अंदर आ गया। उसके हाथ में 303 की राइफल थी। सर पर काली पगड़ी इस तरह बांध रखी थी कि एक एक पोल उसकी थोड़ी को लिपटा हुआ कानों के ऊपर पगड़ी तक चला गया था। मुझे ये शक्ल शनासा महसूस हुई। गाना रुक गया। लक्ष्मी बाई ने कहा, आज आम गाना बंद है भाई, तुम कल आना। नवार 303 की राइफल अपनी गोद में रख कर मोटे जागीरदार पटेल के बिल्कुल सामने बैठ गया और उखड़ लहजे में बोला, भाई अगर पटेल के पास माल है तो हमारे पास भी माल है, हम भी गाना सुनेंगे। मैं अपनी जगह पर उछल सा पड़ा। मैंने इस अजनबी को पहचान लिया था। ये मेरी महबूबा सुदा नगनी डाकू का नायबे खास बग्गू डाकू था। ये यहाँ कैसे आ गया? ये एक संग दिल खूनी डाकू था। मुझे महसूस हुआ कि अगर लक्ष्मी बाई या इसके गुंडों ने कोई ऐसी वैसी बात की तो इनकी खैर नहीं। बग्गू डाकू का एक हाथ राइफल पर था और दूसरे हाथ से उसने वास्कट की जेब में से नोटों की बड़ी गुड्डी निकाल कर सामने रख दी और बोला, बाई गाना शुरू करो। बग्गू डाकू की सुर्ख खूनी आंखों से वहां लोग कुछ कुछ खाइफ जरूर हुए थे, मगर मोटे पटेल को शायद अपने हवारियों पर कुछ ज्यादा ही मान था। उसने लक्ष्मी बाई की तरफ देखकर कहा, लक्ष्मी बाई, हमने तुम्हें रुपए इसलिए दिए थे कि हम अकेले गाना सुनेंगे, हम मवालियों के साथ गाना सुनने के आदी नहीं है। बग्गू ने 303 की राइफल सीधी कर ली। बाई ने हाथ बांध दी और बोली, राणा जी मुझे माफ कर दें, बाई आपको भी गाना सुनाएगी। लड़की तो पहले ही सहमी हुई थी। लक्ष्मी बाई का इशारा पाकर उसने रक्स शुरू ही किया था कि मालदार पटेल ने उसे रोक दिया और बग्गू की तरफ गुसीली नजरों से देखते हुए बोला, लक्ष्मी बाई, हम लुच्चे लफंगों के साथ गाना नहीं सुनेंगे। मोटे पटेल की मौत आ गई थी, अब उसे कोई रोक नहीं सकता था। बग्गू डाकू सुधा नगनी
डाकू का पाला हुआ था, वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करे ये तो कभी हो ही नहीं सकता था। बग्गू डाकू के तन बदन में आग लग गई। उसने आओ देखा ना ताओ 303 उठाई और दाई से फायर कर दिया। गोली सीधी मोटे पटेल की छाती में जाकर लगी और दिल को चीर कर पार हो गई। वहां कहराम मच गया। 1 सेकंड में बसात उलट चुकी थी। बग्गू डाकू खड़ा हो गया और बाहर भागने का रास्ता देखने लगा। मैंने लकड़ी के बस्ते को एक तरफ धकेल कर उसे आवाज दी, बग्गू यहाँ आ जाओ, मैं रघु हूँ। बग्गू डाकू ने अपनी लाल लाल आंखें मेरी तरफ उठाई। मैं लकड़ी की दीवार के चौखटे से बाहर निकल आया। पहले तो बग्गू डाकू ने मुझे बिल्कुल न पहचाना और राइफल मुझ पर तान ली। जब मैंने हाथ उठाकर कहा कि बग्गू मैं सुधा नगनी का पति रघु हूँ, फिर उसने मुझे पहचान लिया और जल्दी से राइफल कांधे पर डालकर मेरी तरफ बढ़ा और बोला, ठाकुर रघु, यहाँ से बाहर निकलने का कोई खुफिया रास्ता है? पटेल की लाश ने सफेद चांदनी को सुर्ख कर दिया था। तबले हारमोनियम उल्टे पड़े थे और बाजार की जानिब से लोगों का शोर बुलंद हो रहा था। मकान के दूसरे कमरों से भी घबराई हुई आवाजें आ रही थी। लक्ष्मीबाई बार बार चिल्ला रही थी, खून हो गया, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। बग्गू डाकू ने सीढ़ियों का दरवाजा ऊपर से बंद कर दिया था। मैं खुद नहीं जानता था कि वहां से फरार होने का खुफिया रास्ता भी है कि नहीं। बग्गू परेशान था। वो कभी खिड़की की तरफ जाता तो कभी मेरी तरफ आता। ठाकुर तुम पीछे हट जाओ, और फायरिंग शुरू हो गई, जिसके जवाब में सीढ़ियों से इंसानी चीख बुलंद हुई। बग्गू डाकू ने सीढ़ियों पर छलांग लगा दी और मैं लपक कर खिड़की में आ गया और चुक जरा सी उठाकर नीचे देखा। चौबारे के बाजार वाले दरवाजे के सामने एक जीप खड़ी थी। बग्गू डाकू फायरिंग करता हुआ उछलकर जीप में सवार हुआ और जीप स्टार्ट करके पीछे को घुमाई और देखते ही देखते सुनसान बाजार में से गायब हो गया। बग्गू डाकू के फरार हो जाने की मुझे खुशी हुई। अब मैं तेजी से अपनी शह नशीन की तरफ पलटा। पटेल की लाश उसी तरह एक तरफ को दोहरी होकर पड़ी थी। चांदनी पर फैला हुआ खून चांदनी में ही जज़ब हो गया था। मैं भागकर दीवार के चौखटे में घुस गया। शह नशीन में आते ही मैंने चौखटे को बराबर कर दिया। सिर्फ छोटी सी झुरी रहने दी, जिसमें से मुझे कत्लगाह का मंजर साफ नजर आ रहा था। जहां थोड़ी देर पहले घुंघरू की झनकार, तबले की थाप और मधुर संगीत में मुजरे की ताने उड़ रही थी, अब वहां एक लाश पड़ी दर से इबरत दे रही थी। इतने में खटाक खटाक सीढ़ियां चढ़कर पुलिस के 4 सिपाही ऊपर आ गए। लक्ष्मीबाई और उसके 3 मुलाजिम भी साथ थे। थानेदार ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने लाश को अपने घेरे में ले लिया। लक्ष्मीबाई के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी और नौकर थर थर कांप रहे थे। कमरा रोशनी से चमका हुआ था। थानेदार ने झुककर लाश के करीब चांदनी के फर्श को देखा। आधी चांदनी खून में डूबी हुई थी, बाकी सफेद थी। मैं चौखटे की झुरी में से ये सब कुछ देख रहा था। थानेदार ने सफेद जगह पर खून आलूद पांव के निशान देखकर कहा, बाई कातल इस तरफ गया है। अब मुझे अपनी गलती बल्कि बेएहतियाती का एहसास हुआ जब मैं बाजार वाली खिड़की से पलटकर अपनी शह नशीन वाली लकड़ी की दीवार की तरफ आया तो अनजाने में मेरा एक पांव पटेल की लाश के खून पर पड़ा था और ये निशान खाली सफेद चांदनी पर मेरे पांव के निशान बनाता दीवार तक आया था। मैंने बड़ी तेजी मगर बेहद एहतियात से चौखटे की दरज बंद कर दी। दूसरी तरफ से थानेदार की आवाज आई, इस दीवार के पीछे क्या है भाई? जरूर कोई कोठरी ही होगी, कहीं ये गली वाली दीवार तो नहीं है। लक्ष्मीबाई की आवाज आई, इधर तो काठ कबाड़ है राणा जी, कातल तो बाजार से फरार हुआ है, सब ने उसे देखा है। थानेदार बोला, लगता है इधर कोई इसका साथी छुपा हुआ है, ये पाँव के खूनी निशान यहाँ तक आए हैं। उसने शायद अपने हाथ में पकड़े बेद से दीवार पर ठक ठक की। मैं जल्दी से पीछे हट गया। थानेदार की आवाज आई, दीवार में तख्ते लगे हैं, इन्हें पीछे हटाओ। सिपाहियों ने दीवार के साथ जोर आजमाई शुरू कर दी। वो किसी वक्त भी शाह नशीन में आने वाले थे। अब भला मैं कैसे वहां ठहर सकता था? मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर हाय री किस्मत, लक्ष्मीबाई ने दरवाजे को बाहर से ताला लगा रखा था। दरवाजा बड़ी मजबूत लकड़ी का था और मैं अगर इसे तोड़ने की कोशिश भी करता तो शोर सुनकर पुलिस उधर आ जाती। मैं अपने आप ही पुलिस की हिरासत में आ गया था। इसी दौरान पुलिस दीवार के एक चौबी तख्ते को पीछे हटा चुकी थी। मुझे और तो कुछ न सूझा। जल्दी से तख्त के नीचे घुस गया। शाह नशीन के अंधेरे में टार्च की रोशनी पड़ी। लक्ष्मीबाई थानेदार से कह रही थी, राणा जी इधर तो कुछ भी नहीं है, घर का पुराना सामान पड़ा है, कातिल को बाहर जाकर ढूंढे। थानेदार ने रोब से कहा, उसकी जीप के पीछे हमारे आदमी रवाना हो चुके हैं। हम कातिल के साथी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जो जरूर इस शह नशीन में छुपा हुआ है। गंभीरिया, अंदर जाकर देखो, घबराओ नहीं, मेरे हाथ में पिस्तौल है। इस वक्त मुझे अपने आप पर इस बेबस चूहे का गुमान हो रहा था जो पिंजरे में बंद हो और पिंजरे के दरवाजे में से घर के मालिक का हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा हो। एक सिपाही कूदकर शाह नशीन में आ गया। उसने टार की रोशनी में स्विच तलाश करके बिजली का बल्ब रोशन कर दिया। थानेदार की आवाज आई, तख्त के नीचे देखो।
मेरा कोई एक्शन मेरे काम नहीं आ सकता था। सिपाही ने तख्त को उलट दिया, नीचे मैं पड़ा था। थानेदार ने नारा लगाया, खबरदार, अगर भागने की कोशिश की तो गोली चला दूंगा। बाकी सिपाही भी शाहनशीन में कूद कर आ गए। उन्होंने फौरन मुझे हथकड़ी डाल दी। मुझे दीवार के चौखटे में से खींचकर लाश वाले कमरे में लाया गया। लक्ष्मी बाई और उसके मुलाजिम परे हट गए। थानेदार बड़ा खुश था। उसने लक्ष्मी बाई को देखकर फातिहाना अंदाज में कहा, बाई, पुलिस कातिलों का सुराग लगाना जानती है। ये कातिल का साथी है। क्या तुमने इससे पहले भी कभी देखा है? लक्ष्मी बाई ने मुझे अजीब जू मैनी नजरों से देखा, जैसे कह रही हो, तुम्हें किसने कहा था कि दीवार का तख्ता हटाकर बाहर निकलो? पुलिस पहले ही मेरे पांव पर लगा खून का निशान देख चुकी थी। लक्ष्मी बाई ने नफी में सार हिलाते हुए कहा, नहीं राणा जी, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। थानेदार ने दूसरा बड़ा अहम सवाल किया, क्या ये भी कातिल के साथ कोठे पर आया था? लक्ष्मी बाई ने एक बार फिर नफी में सर हिलाया और बोली, मैंने इसे कातिल के साथ आते नहीं देखा। थानेदार ने हंसकर कहा, मगर ये कातिल के साथ ही आया था। तुमने इसे देखा नहीं तो क्या हुआ? तुम तो अपने रोज के धंधे में लगी हुई थी। थानेदार ने 2 सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे नीचे ले जाओ। मैं हथकड़ी पहने बाजार में आया तो वहाँ एक भीड़ लगी थी। बाजार की रोशनी में मुझे आता देखकर लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो भी मुझे कातिल का साथी समझ रहे थे। पुलिस की जीप सामने खड़ी थी। यहाँ भी 4 पुलिस के सिपाही बंदूक के लिए मौजूद थे। मुझे सख्त निगरानी में जीप में बिठा दिया गया। थोड़ी ही देर में थानेदार भी सिपाहियों के साथ नीचे उतर आया। उसने एक सिपाही से कहा कि वो वहीं ठहरे, क्योंकि लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस आने वाली है। थानेदार और तमाम सिपाही जीप में सवार हो गए और जीप हुजूम को चीरती हुई इलाके के थाने की तरफ चल पड़ी। मैं दिल ही दिल में बग्गू डाकू को बुरा भला कह रहा था। कम वक्त मुझे फंसाकर खुद रफू चक्कर हो गया है। गलती मेरी भी थी। मुझे शाहनशीन से बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन सुधा नगनी के साथी को मुसीबत में देखकर मुझसे रहा ना गया। बहरहाल अब मुसाइब का दरवाज़ा एक बार फिर खुल गया था। बाज़ार हुसैन का कत्ल तो शायद मुझ पर साबित ना हो सके, मगर साबरमती आश्रम में 4 फौजी जवानों के कत्ल के इल्ज़ाम से मुझे अब कोई नहीं बचा सकता था। शायद दूसरे रोज़ ही मुझे मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दिया जाए और फिर फांसी का फंदा मेरे सामने था। मैं यही कुछ सोच रहा था और जीप अहमदाबाद के गुंजान बाजारों से निकलकर एक निस्बतन खुली सड़क पर आ गई। यहाँ 2 रवैया खंभों पर मरकरी रोशनियां जगमगा रही थी। बाईं जानिब कुछ फासले पर एक मेहराबी गेट के ऊपर सुरख गुजराती हरूफ रोशन थे। अल्टरिया पुलिस स्टेशन, इस इलाके का नाम अल्टरिया था और ये इस इलाके का पुलिस स्टेशन और मेरी मौत का सामान था। जीप में बैठे बैठे मैंने अपनी हथकड़ी का अच्छी तरह जायजा ले लिया था। ये लोहे की काफ़ी भारी हथकड़ी थी और मैं इसमें से 1000 कोशिश के बावजूद भी अपनी कलाइयां बाहर नहीं निकाल सकता था। थाने पहुंचकर मेरी तलाशी ली गई। पुलिस को मेरे कपड़ों में से सिवाय सुधा नगनी के सांप के मनके के और कुछ न मिला। मैंने थानेदार से गुजराती में दरख्वास्त की कि ये मेरी माता जी का दिया हुआ धर्मी मनका है, इसे मेरे पास ही रहने दे। मगर उखड़ थानेदार ने इसे कागज में लपेटकर मेज की दराज में रख लिया और मुझे गाली देकर कहा, अब बताओ कि तुम्हारा कातिल साथी कौन था और कहाँ गया है? तुम्हारा ठिकाना कहाँ पर है? मैं लक्ष्मी बाई को बीच से निकाल देना चाहता था, क्योंकि इस तरह एजेंट भी पकड़े जाने का खदशा था। मैंने कहा, राणा जी, मैं तो वैसे ही कोठे पर गाना सुनने आ गया था। जब वहाँ गोली चली तो भागकर शहनशीन में छुप गया। मैं किसी कातिल को नहीं जानता। थानेदार ने उठकर मुझे 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। मेरा खून खौल उठा, मगर मैं मुसल्ला पुलिस के नरगे में था, कुछ नहीं कर सकता था। बस सब्र के घूंट पीकर खामोश था। थानेदार ने मेरा पर्चा काटा और मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैंने यहाँ अपना नाम फिरोज भाई लिखवाया और बताया कि मैं बड़ौदा से मेहनत मजदूरी करने अहमदाबाद आया था कि बाजार हुसैन की तरफ निकल आया था। थानेदार मुझे सुबह बड़े पुलिस हेडक्वार्टर में पेश करना चाहता था। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। हवालात में मेरे सिवा दूसरा कोई हवालाती नहीं था और मैं कोने में बैठकर इस सोच में डूब गया कि यहाँ से फरार होने का कौन सा तरीका इख्तियार किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ रात का हिस्सा ही था। अगले रोज मेरा पोल खुलने वाला था। मेरा जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। इस वक्त थाने की घड़ी रात के 11 बजा रही थी। थाने में थानेदार के अलावा 4 सिपाहियों की ड्यूटी थी। एक संतरी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर और दूसरा संतरी हवालात के बाहर बंदूक उठाए पहरा दे रहा था। 4 सिपाही थाने के अंदर मौजूद थे। थानेदार कुर्सी पर बैठा मेज पर रखे रजिस्टर में जरूरी इंदराज कर रहा था।
उसने टेलीफोन पर किसी बड़े अफसर को खबर दी थी कि कातिल की तलाश में पुलिस का दस्ता रवाना कर दिया गया है और उसका एक साथी हवालात में बंद है। जरूरी इंदराज से फारिग होकर थानेदार ने एक सिपाही को चाय लाने को कहा और खुद हवालात के सलाखदार दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और बैद की छड़ी को आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ पर बजाते हुए बोला, फिरोज भाई, अगर तुम सच सच बता दो कि तुम्हारा साथी कहाँ छुपा होगा तो मैं तुम्हें सरकार से कहकर माफी दिला दूंगा। मैंने हाथ बांध कर कहा, महाराज, मैं कातिल को नहीं जानता, मैं तो गलती से कोठे पर आ गया था। उसने गुस्से में मुझे एक बार फिर गाली दी। मैं अपने अंदर उठते हुए हिजान को दबाते हुए पीछोताब खा रहा था। मैं गाली का बदला नहीं ले सकता था। अगरचे मुझे हथकड़ी नहीं लगी थी, लेकिन मैं हवालात की मोटी मोटी सलाखों के पीछे बंद था। थानेदार चाय पीकर अपने साथ एक सिपाही लेकर थाने से निकल गया और मैंने यूं ही बाहर पहरा देने वाले संतरी से बातें करने की कोशिश की तो उसने मुझे झिड़क कर खामोश करा दिया। उम्मीद की एक टिमटिमाती हुई किरण बाकी थी कि सुबह जब ये मुझे हेडक्वार्टर लेकर चलें तो उस वक्त अपनी तमाम तर सलाहियतों से काम लेकर फरार होने की कोशिश की जाए। अगरचे बज़ाहिर ये काम नामुमकिन नजर आता था, ताहम मुझे अपनी महारत और दलेरी पर पूरा भरोसा था। ये मेरी जिंदगी और मौत का मसला था। मैंने फैसला कर लिया कि चाहे पुलिस की गोलियों से जख्मी हो जाऊं, मगर सुबह हवालात का दरवाजा खुलने पर फरार होने की तूफानी कोशिश जरूर करूंगा। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। नींद मेरी आंखों से गायब थी, फिर भी मैं दीवार के साथ सर लगाए आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रहा था। एक बार मैंने आंखें खोलकर सामने थाने की दफ्तर की दीवार को देखा। दीवार पर लगे गोल पुराने क्लॉक में रात के 12:15 बज रहे थे। बाहर सड़क पर खामोशी थी। कभी कभी कोई गाड़ी हल्के से शोर के साथ गुजर जाती थी। फिर रात का 1 बज गया, फिर 2 बज गए। थानेदार 2:30 बजे रात वापस थाने में आया। उसने हवालात के पास आकर मुझे झुककर गौर से देखा। मैंने आंखें बंद कर रखी थी। वो मुतमईन होकर दफ्तर में जाकर मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया और सिपाही सामने दीवार के साथ लगे बेंच पर बैठ गए। मैंने आंखें खोलकर देखा कि थानेदार छत से लगे बल्ब की रोशनी में रजिस्टर खोले उसमें कुछ लिख रहा था। एक बार उसने किसी जगह फोन भी किया। बाहर अब गहरा सन्नाटा छाया था। अहमदाबाद शहर का ये इलाका नींद की आगोश में था और थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाती थी। बेंच पर बैठे सिपाहियों में से 2 सिपाही ऊँघने लगे थे, मगर हवालात का संतरी उसी तरह पहरा दे रहा था। मुझे बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। थानेदार ने चेहरा उठाया और सिपाही से कहा, देखो कहीं एसपी साहब राउंड पर तो नहीं आ गए, और उसने अपने सर पर टोपी रख ली। दूसरे सिपाही भी उठकर अटेंशन हो गए। एक सिपाही बाहर को दौड़ा। मैं उसी दीवार के साथ सर लगाए बैठा रहा। मुझ पर अब नींद का गलबा शुरू हो गया था। मुझे किसी एसपी वगैरह से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। जाहिर है सुबह होने पर ही मुझे यहाँ से ले जाया जाना था और उस वक्त मैं फरार होने का फैसला कर चुका था। अचानक खामोश फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। मैं चौंक पड़ा। उसके साथ ही यके बाद दीगर 3 फायर हुए। एक गोली थाने के ऑफिस वाले क्लॉक के नीचे दीवार में आकर लगी। थानेदार उछलकर दूसरी तरफ को दौड़ा। उसने पेटी से पिस्तौल निकाल लिया। हवालात के बाहर खड़ा संतरी भी घबरा कर थाने के अंदर की तरफ भागा और फिर फायरिंग करते बाहर से 4 आदमी छलांगे लगाते ऑफिस में कूदे और उससे पहले कि थानेदार कोई फायर करता उन्होंने उसे दबोच लिया। दूसरे सिपाही थर थर कांपने लगे। ये लोग राइफलों से मुसल्ला थे। उन्होंने थाने में आते ही बेधड़क फायरिंग शुरू कर दी थी और एक सिपाही को बेंच के पास ही ढेर कर दिया था। उनके चेहरे स्याह रुमालों में छुपे हुए थे। मैं हैरत से बाहर तक रहा था कि ये लोग कौन है कि इतने में मैंने बग्गू डाकू को छलांग लगाकर थाने में दाखिल होते देखा। वो सीधा हवालात की तरफ आया। सेंतरी ने बंदूक फेंक कर हाथ जोड़कर कहा, राणा जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दें, इसे खोलो। बग्गू ने गरज कर कहा। सेंतरी ने पेटी के साथ बंदी चाबी लगाकर हवालात का ताला खोल दिया। उसके हाथ कप कपा रहे थे। बग्गू डाकू ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। बोला, मैं तुम्हें इन मलीच्छों के पास छोड़ जाता तो अपने सरदार को क्या मुंह दिखाता। थानेदार का रंग उड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से उसकी मेज की दराज खोलकर सुधा नगनी के मनके वाला कागज निकाला और मनके को अपनी जेब में रख लिया। बग्गू डाकू के हाथ में 303 की राइफल थी। उसने देखते ही देखते नाल का रुख थानेदार की तरफ किया। एक धमाके के साथ गोली चली और थानेदार अपनी जगह से जरा सा उछलकर वहीं ढेर हो गया। बग्गू डाकू पर खून सवार था। उसने मेरी आंखों के सामने बाकी 3 सिपाहियों को भी हलाक कर दिया और मुझे लेकर बाहर की तरफ दौड़ा। रात के सन्नाटे में गूंजती फायरिंग की आवाज से इर्द गिर्द के मकानों की खिड़कियों में कहीं कहीं रोशनी हो गई थी। बग्गू डाकू की जीप बाहर खड़ी थी। उसके साथ ही डाकू अभी तक हवाई फायरिंग करके आसपास के इलाके में खौफ-ए-राज की फिजा कायम रखे हुए थे।
बग्गू ने मुझे अपने पहलू में जीप में बिठाया और इंजन स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा दी। डाकू भी पिछले हिस्से में सवार हो चुके थे। जीप रात के सन्नाटे में सुनसान बाजारों में हवा से बातें करने लगी। देखते ही देखते बग्गू डाकू शहर की आबादी से बाहर निकल आया और ऐसा लगता था कि वह इन तमाम रास्तों से वाकिफ है। जीप ने एक नदी का पुल अबूर किया। बग्गू डाकू ने उसे बड़ी सड़क से उतारकर कच्ची सड़क पर डाल दिया जो खेतों के बीच में से गुजर रही थी। यहाँ बहुत अंधेरा था। कच्चे रास्ते से निकलकर जीप दोबारा एक पक्की सड़क पर चढ़ गई। जीप के दचकों में थोड़ी कमी आ गई थी। बग्गू डाकू खामोश था, लेकिन उसकी उकाबी निगाहें सामने सड़क पर लगी हुई थी जो सितारों की रोशनी में धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। बग्गू डाकू ने पीछे देखे बगैर अपने एक साथी से चिल्लाकर पूछा, माऊ जी, विश्राम डेरे पर ही होगा? माऊ जी ने भी चिल्लाकर जवाब दिया, हाँ बग्गू, विश्राम डेरे पर हमारी राह देख रहा है। अब बग्गू डाकू ने मुझसे बातें शुरू कर दी। वो ऊंची आवाज में बोल रहा था, ठाकुर जी, मुझे पता था तुम बाई के कोठे पर ही हो। पटेल को ठिकाने लगाने के बाद शहर से बाहर आया तो उसने माऊ जी को साधु के भेष में बाई जी के कोठे पर भेजा। पटेल को ठिकाने लगाने के बाद शहर से बाहर आया तो मैंने माऊ जी को साधु के भेष में बाई जी के कोठे पर भेजा। उसने मुझे आकर बताया कि पुलिस तुम्हें पकड़कर ले गई है। ठाकुर आप बताओ, मैं तुम्हें छोड़कर नाग माता सुधा जी के पास कैसे जा सकता था? वो हमारी सरदार ही नहीं, हमारी नाग माता भी है और तुम हमारी नाग माता के स्वामी हो। मैं तो जान की बाजी लगा कर भी तुम्हें निकाल ले जाना था। फिर वो कहका लगाकर हंसा। मैंने थाने में कोई सबूत नहीं छोड़ा। हवालात वाला संतरी अपने बच्चों का वास्ता ना देता तो उसे भी ढेर कर देता। मैंने कहा, सुधा नगनी कैसी है और हमारी मेहमान लड़की किस हाल में है? बग्गू डाकू बोला, नाग माता जी बड़ी ठीक ठाक हैं, तुम्हें रोज याद करती हैं और वो दूसरी कमजोर सी लड़की भी ठीक है। पर ठाकुर, तुम उधर कैसे निकल आए थे? मैंने यूं ही उसे एक फर्जी कहानी सुना दी और उससे सवाल कर दिया कि वो सुधा नगरी को छोड़कर इधर अपने आदमियों के साथ क्या लेने आया था। उसने एक और कहका लगाया, बोला, ठाकुर जी, मुझे गाना सुनने का बहुत शौक है। नागन माता यानी हमारे सरदार इधर डांड में एक पापी ठेकेदार को ठिकाने लगाने हमें भेजा था। उसे ठिकाने लगाकर वापस जाने लगा तो सोचा कि अहमदाबाद करीब ही है, क्यों ना कोठे पर गाना सुना जाए। इसके बाद जो कुछ हुआ तुम्हें सब मालूम ही है ठाकुर। अंधेरे में 2-3 गांव गुजर गए। एक गांव से कुछ कुत्ते जीप के पीछे भौंकते हुए दौड़े। बग्गू ने माऊ से चिल्लाकर कहा, अबे देखता क्या है साले। माऊ जी ने कुत्तों पर 2-3 फायर झोंक दिए और कुत्तों की आवाजें डूब गईं। जीप अब फिर कच्चे रास्ते में दौड़ रही थी। गांव अब बहुत पीछे रह गए थे और हम ऊंचे नीचे मैदानों में आगे बाईं जानिब तारों भरे रोशन आसमान के पसे मंदिर में पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक चला गया था। जीप अब बाकायदा रास्ते पर नहीं चल रही थी। सुबह होने से पहले पहले हम 2 ऊंची टीकरियों के बीच से गुजरकर बाईं जानिब एक जगह रुक गए। बग्गू डाकू छलांग लगाकर जीप से उतर पड़ा। पो फूट रही थी, आसमान नीला हो गया था और सितारों की चमक मांद पड़ने लगी थी। दूसरे डाकू भी उतर आए और बग्गू डाकू ने मुझे अपने साथ लिया और दूसरी ऊंची टीकरी के अकबी दामन में एक जगह झाड़ियों के अंधेरे में चलने लगा। यहाँ हमारे एक पुराने साथी का डेरा है, तुम इसे मिलोगे तो खुश होगे। साला आशिक मजाज है, पर यार की खातिर जान भी कुर्बान कर सकता है। नाग माता का पुजारी है, विश्राम इसका नाम है। खारवा में जितने भी डाकू ठग गए सब इसी के यार हैं। हम एक जगह आकर रुक गए। यहाँ टीकरी में खुदी हुई सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। 6-7 सीढ़ियाँ थी। ऊपर जाकर फिर वही झाड़ियों के झुंड थे। अचानक झाड़ियों में से 2 डाकू नुमा इंसान बाहर निकल आए। ठाकुर बग्गू, दादा तुम्हें बहुत याद कर रहा था। चलो। दादा ये अपने सरदार विश्राम को कहते थे। टीकरी के ऊपर बुलंद झाड़ियों और खूदरू बबूल के दरख्तों के दरमियान एक जगह कच्चा मकान बना था जिस पर घास फूस की डुलानी छत पड़ी थी। हमारे रहनुमा डाकू मकान के दरवाजे पर हाथ मारकर कहा, दादा ठाकुर बग्गू आया है। जवाब में अंदर से एक मर्द की पाटदार आवाज आई, बगवारे साले इतनी देर कर दी, आजा अंदर। रखिया रानी के सिवा और कोई नहीं है। और फिर एक मर्द और एक औरत का कहका बुलंद हुआ। बग्गू डाकू ने उसे एक गाली दी और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मैं भी उसके साथ था। अंदर एक कमज़ोर सी लालटेन जल रही थी। उसकी लो नीची रखी गई थी। 2 चारपाइयाँ आमने सामने बिछी हुई थी। एक चारपाई पर बग्गू डाकू का पुराना दोस्त विश्राम डाकू अपनी दोस्त रखिया रानी के साथ बैठा था। उस औरत के नाक का नन्ना सा सुरख नगीना चमक रहा था। अबे कौन है बे? बग्गू डाकू बड़े एहतराम से बोला, विश्राम ये रघु जी हैं, ठाकुर रघु, हमारी नाग माता के स्वामी। विश्राम जल्दी से चारपाई से उतरा और मेरे पांव छू कर बोला, धन्यवाद हो ठाकुर जी, आपके दर्शन करके बड़ी खुशी हुई।
फिर रखिया रानी की तरफ इशारा करके किसी कदर लहक कर बोला, इसका कुछ ख्याल न करना ठाकुर जी, ये तो मेरी रखिया रानी है। इसे ऐन ब्याह के रोज एक दिन के लिए अगवा करके लाया था, अब ये जाती ही नहीं मुझे छोड़कर। विश्राम डाकू बड़े मजे का आदमी था। उसी वक्त दूसरी चारपाई पर मेरे लिए नई चादर बिछवा दी और कहा, ठाकुर तुम यहाँ आराम करो। फिर वो बग्गू और रखिया को साथ लेकर चला गया। चारपाई पर लेटते ही मैं नींद की दुनिया में गुम हो गया। सुबह उस वक्त आंख खुली जब एक कुत्ता जोर जोर से भूंक रहा था। मैं आंखें मलता उठ खड़ा हुआ। दरवाजे से निकलकर बाहर आया तो दिन काफी चढ़ आया था। चारों तरफ धूप फैली हुई थी। टेकरी पर बबूल के पेड़ों तले विश्राम, बगुआ और दूसरे 3 डाकू खेस बिछाए बैठे बातें कर रहे थे। उनके पास ही 2 मटके पड़े थे। चूल्हे में आग जल रही थी और रखिया रानी रोटियां पका रही थी। मुझे बाहर निकलते देखकर विश्राम डाकू एहतरामन उठकर मेरी तरफ आया। ठाकुर जी आराम से तो नहीं सोए होंगे? मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बड़ी अच्छी नींद आई। दिन के 11:30 बज रहे थे। विश्राम डाकू ने रखिया रानी से कहा कि रोटियां जल्दी पकाए। दूसरी हंडिया पर मुर्गी पक रही थी। हमने वहीं टैकरी के बबूलों के नीचे खेस पर बैठकर रोटियां भुनी हुई मुर्गी के सालन के साथ खाई। इतना लजीज खाना मैंने बहुत कम खाया था। खाने के दौरान में मालूम हुआ कि जिस जीप पर सवार होकर हम वहां तक आए थे वो विश्राम डाकू ही की थी। यहाँ टीकरी से थोड़ी दूर बग्गू डाकू और उसके साथियों के घोड़े भी बंधे थे। ढांड का गांव हमारे बाईं तरफ 20 किलोमीटर के फासले पर रह गया था। विश्राम डाकू अपनी जीप जंगल में अपनी किसी कमी गांव में पहुंचा दी थी। प्रोग्राम ये बना था कि बग्गू डाकू और मैं अपने डाकू साथियों को लेकर शाम होने से पहले यहाँ से अमरेली की तरफ रवाना हो जाएंगे।